आज की इस वीडियो के अंदर बिल्डिंग सर्विसेज चैप्टर 7 को जो बकिया हिस्से हैं उनके अंदर है एलिवेटर, एस्केलेटर, कन्वेयर्स और 7.4 यूटिलिटीज एंड 7.5 हीटिंग अप्लायंसेस को डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के 15 चैप्टर्स हैं, उनमें से हम 7वां चैप्टर जो कि हमारा इस वक्त 5वां चैप्टर बन रहा है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये इसका 7वां चैप्टर है। और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी को, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग को अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ये जो 3 हिस्से हैं इनको हम अभी स्टडी करेंगे। बाकी जो है वो एक एक करके हम उनको स्टडी करते रहेंगे। तो चलते हैं एलिवेटर, एस्केलेटर और कन्वेयर्स की तरफ कि इनका बिल्डिंग सेफ्टी के अंदर क्या रोल होता है और कैसे हमने इनके बारे में काम करना होता है। एलिवेटर अपने रूटीन कामों के अंदर तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे से तीसरे, चौथे और जहाँ तक ये इसने जाना होता है, ग्राउंड, बेसमेंट, डबल बेसमेंट भी होते हैं, वहां तक ये काम कर रहा होता है। लेकिन फायर फाइटर्स इमरजेंसी ऑपरेशंस के अंदर एलिवेटर्स ने 2 काम करने होते हैं। एक फेज 1 इमरजेंसी रिकॉल ऑपरेशन और दूसरा फेज 2 इमरजेंसी का जो होता है वो इन कार ऑपरेशन होता है। इसकी हम तफसीलात को बताएंगे, लेकिन जितने भी एलिवेटर्स होते हैं शेल कंफर्म द फायर फाइटर्स इमरजेंसी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स, तो उनको उसके मुताबिक बनाना चाहिए। अब ये होते क्या हैं, FEOs फायर फाइटर इमरजेंसी ऑपरेशंस क्या होते हैं? वो ये है कि फेज 1 ऑपरेशन जब होता है तो उसके अंदर फेज 1 इमरजेंसी रिकॉल ऑपरेशन इज एन ऑटोमेटेड और मैनुअल फायर सेफ्टी सिस्टम दैट इमीडिएटली रिमूव्स एलिवेटर फ्रॉम नॉर्मल सर्विस ड्यूरिंग अ फायर। तो फेज 1 इमरजेंसी रिकॉल ऑपरेशन जो है वो एलिवेटर को नॉर्मल सर्विस से हटा देता है। कैसे हटाता है इसको भी मजीद हम देखते हैं। इट forces elevators to return to a designated floor or keep to the door open। ये designated floor के ऊपर उसको ले आता है और बाकी काम इसके खत्म हो जाते हैं, वहां आके इसके डोर ओपन हो जाते हैं, जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो इससे निकल जाते हैं और दोबारा ये उनकी बात नहीं मानता। इंश्योरिंग ऑक्यूपेंट्स डू नॉट यूज देम एंड एनेबलिंग फायर फाइटर एक्सेस। अब आगे फायर फाइटर की एक्सेस आ जाएगी, उसके अंदर हम आपको चंद इसके की एस्पेक्ट्स बताते हैं जो कि इमरजेंसी रिकॉल फेज 1 के अंदर होते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली स्मोक डिटेक्टर से हो या मैनुअली ये फायर सर्विस की जो की स्विच होता है उसके जरिए से हो, लेकिन ये उस सूरत में नॉर्मल सर्विस पे नहीं जाएगा। देन एलिवेटर इमीडिएटली स्टॉप एक्सेप्टिंग रूटीन कॉल्स। वहां पे आप जितना भी इसके बटन प्रेस करेंगे अब ये उस पर नहीं जाएगा, बिकॉज कि उसका जो ट्रिगर हो चुका है इमरजेंसी रिकॉल फेज 1 का। एलिवेटर इमीडिएटली स्टॉप रिसीविंग नॉर्मल कॉल्स। नॉर्मल कॉल्स ये नहीं लेगा, आप उसके जितने भी बटन प्रेस करते रहेंगे अब एलिवेटर ऑपरेट नहीं होगा और उस सूरत में ये उस डेजिग्नेटेड फ्लोर के ऊपर आ जाएगा जिसकी के सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी डिजाइनिंग हुई होती है कि इमरजेंसी में इसने किस फ्लोर के ऊपर आके, इसकी 2 अल्टरनेट होती हैं। अगर डेजिग्नेटेड फ्लोर जो वो दिया हुआ होता है अगर वहां पे फायर हुई है तो ये वहां नहीं खुलेगा, फिर ये अल्टरनेट पे चला जाएगा जहां पे फायर नहीं हुई तो वहां पर ऑपरेट हो जाएगा। फिर ये है कि एक फायर हेलमेट का साइन फ्लैश हो जाएगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये इमरजेंसी फेज 1 के अंदर जा चुकी है ये एलिवेटर। ऑल्टरनेट फ्लोर उसी सूरत में होगा, मैंने जैसे पहले कर चुका हूं कि अगर एक फ्लोर पे, मेन फ्लोर पे अगर फायर है तो ये डेजिग्नेटेड में जाएगा, डेजिग्नेटेड है तो ये दूसरी जगह जाएगा। इस तरीके से ये इसकी डिजाइनिंग हुई होती है। या इसके अलावा भी अगर कोई OEM डिजाइनिंग देता है तो वो एंड यूजर उसके मुताबिक काम कर सकता है। पोस्ट रिकॉल एक्शन, वंस द एलिवेटर रीच द डेजिग्नेटेड फ्लोर इट रिमेन्स देयर विद द डोर ओपन, अलाउ द पैसेंजर्स टू एग्जिट। फिर आता है जी फेज 2 इन कार ऑपरेशन। इन कार ऑपरेशन के अंदर ये जो डिफरेंस है वो ये है कि इट इज अ फायर सर्विस फीचर allowing the firefighter to manually control elevator during an emergency action it has recalled। तो ये फेज 1 के बाद जो फेज 2 का उस वक्त जो फायर फाइटर्स होते हैं वो इसको चाबी के जरिए, एक स्टैंडर्ड की होती है, होनी चाहिए, और वो स्टैंडर्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम एलिवेटर्स के लिए एक ही तरह की होनी चाहिए, तो उसके जरिए से इसको कंट्रोल करते हैं मैनुअली ताकि फायर फाइटर एक्सेस होती रहे और जहां जहां जाना है फायर फाइटर वहां फायर के लिए जाते रहे। देन इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग की इनटू द कार पैनल। तो आपने वो जो की है वो कार पैनल के अंदर इंसर्ट करनी है, रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस प्रेशर टू बटन्स टू ऑपरेट।
the door and overriding the automatic operation to safely remove the personnel. अब आपने जब वो की प्रेस भी करनी है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, तो फिर वो होगी। तो इस तरीके से फायर फाइटर जो है वो मैनुअली एलिवेटर को, जो आपकी लिफ्ट होती है, उसको ऑपरेट करते हैं फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के लिए। देन कम्स जी मशीन रूम। तो मशीन रूम जो होता है किसी भी एलिवेटर का, वो जहां पर भी हो। अब बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है तो उसमें जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टॉप फ्लोर पे होगा और दरमियान में नहीं हो सकता। तो elevator machine rooms that contains solid state equipment for elevators having a travel distance exceeding 50 feet above the level of 50 feet above the level of exit discharge or exceeding 30 feet below the level of exit discharge। ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि अगर वो वहां से 50 फीट ऊपर है एग्जिट डिस्चार्ज, या जहां पर मशीन रूम है वहां से वो नीचे है, तो इन दैट केस shall be provided with independent ventilation or air conditioning system to maintain, क्या चीज मेंटेन करनी है, to maintain temperature during the fire fighting emergency operation for elevators। तो उस सूरत में आपने ये चीज ख्याल रखनी है कि ऊपर है और 50 फीट ऊपर है एग्जिट डिस्चार्ज, अगर नीचे है मशीन रूम से और वो नीचे 30 फीट नीचे है, तो उस सूरत में आपने वो चीज रखनी है। The operating temperature shall be established by the elevator equipment manufacturer specification। जितना भी आपने टेम्परेचर रखना है वो जो OEM है उसके दिए हुए स्पेसिफिकेशन के मुताबिक रखना है। जब आपने स्टैंड बाय पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है एलिवेटर के साथ, तो मशीन रूम का भी जो टेम्परेचर है उसको भी इसी पावर के साथ, इसी स्टैंड बाय पावर के साथ अटैच कर देना है। एक बात का खुसूसी तौर पर आपने ध्यान रखना है कि conveyors, elevators, dump stairs and pneumatic conveyors serving the various stories of the building shall not be open to an exit closer। उसमें जितने भी आपके एलिवेटर्स हैं, डम वेटर्स होते हैं, डम वेटर्स वो होते हैं जो डम का मतलब होता है गूंगा, वेटर्स जो वेटर्स होते हैं होटलों पे आगे पीछे, उस तरह के वेटर्स समझ लें। तो डम वेटर्स जो होते हैं ये आमतौर पर हॉस्टल में, होटल में और मॉल्स में और ऐसी जगहों पे, थोड़ी सी जगह पे चंद फ्लोर्स ऊपर नीचे कोई भी सामान ले जाने के लिए होते हैं। ये इंसानों की मूवमेंट के लिए नहीं होते एलिवेटर्स की तरह और लिफ्ट्स की तरह, बस थोड़ा सा सामान उसके अंदर रखा, ऊपर ले गए नीचे ले गए, उसका काम किया, ठीक है जी। और न्यूमेटिक कन्वेयर्स भी ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ को आप एयर प्रेशर के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, तो सर्विसेज को, ताकि कोई और चीज़ उसमें शामिल ना हो, तो उनके लिए ये दो चीज़ें यूज हो रही होती हैं। इन सारी चीज़ों का एग्जिट किसी ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जो कि एग्जिट इनक्लोजर की तरफ जा रहा हो, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। देन कम्स जी यूटिलिटीज, और इस यूटिलिटीज के अंदर पानी नहीं है, बिजली को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये गैस की बात हो रही है, गैस से ही तो मसाइल आ सकते हैं, आग लग सकती है, इश्यूज हो सकते हैं, और आग जब फैल सकती है गैस एरिया में, उस सफोकेशन से भी अमवात हो सकती हैं। तो equipment using fuel gas and related gas piping should be in accordance with NFPA 45 or NFPA 58 or any approved code or standard। तो इनके अंदर ये जो फ्यूल गैसेस हैं उनकी हम बात करेंगे जहां से कि हैजर्ड जनरेट हो सकता है फायर का या सफोकेशन का। above ground gas meters, regulators and piping exposed to the vehicular damage। अब जितने भी ये चीजें हैं, गैस मीटर्स हैं, रेगुलेटर हैं, पाइपिंग है, अगर वो गाड़ी के साथ हिट होने का वहां पर खतरा है तो शुड बी प्रोटेक्टेड। तो फिर कोई फेंस लगा दें, कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दें कंक्रीट का या सिविल वर्क का, ब्लॉक्स वगैरह लगा के, ताकि कोई भी गाड़ी उनको डायरेक्ट हिट ना कर सके, उसकी आपने सेफ्टी करनी होती है। देन कम्स जी NFPA 54। अब NFPA 54 है क्या? नेशनल फ्यूल गैस कोड है। अब नेशनल फ्यूल गैस कोड इट सेट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर NFPA 54 जो है वो फॉर इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फ्यूल गैस पाइपिंग सिस्टम, अप्लायंसेस एंड वेंटिंग। अब 3 कामों के लिए कि उसके फ्यूल गैस के पाइपिंग सिस्टम को, उसके अप्लायंसेस को, डिफरेंट अप्लायंसेस जितने भी हैं, गेजेस, मीटर और वेल्व्स वगैरह, और उसकी वेंटिंग को, इन काम के लिए ये चीज़ है। इन सारी चीज़ों पे वेंटिंग स्पेशली अलग भी डिस्कस होगी। इट कवर्स गैस पाइप डिजाइन, मटेरियल सिलेक्शन, पर्जिंग एंड इंस्पेक्शन फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल साइट्स टू प्रिवेंट द हैजर्ड्स लाइक लीक्स एंड इम्प्रॉपर कंबस्टन। अब लीक्स की वजह से भी
कभी कभी ब्लास्ट होते हैं और फायर हो जाती है। देन ये जितना जो हमारा सिस्टम होगा उसको सेफ रखने के लिए ये NFPA है ये वहाँ पर काम कर रहा होगा। और इस तरह से अगर हम देखते हैं NFPA 54 के की एस्पेक्ट्स, तो उसमें पाइप डिजाइनिंग है, मटेरियल है, वेंटिंग रिक्वायरमेंट्स है, सेफ्टी इंस्टॉलेशन है, अप्लायंसेस टू नेचुरल गैस एंड LP गैस जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसकी इंस्टॉलेशन टू प्रिवेंट द फायर एंड एक्सप्लोजन रिस्क है। देन कम्स जी NFPA 58, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो कमर्शियल के लिए है लेकिन इसको अगर आप डोमेस्टिक पे लेके जा रहे होते हैं तो तब भी आपने केयर करना होती है। NFPA 58 establishes safety requirements for the storage, handling, transportation and use इन 4 कामों के लिए। LP गैस, किस चीज का यूज ऑफ LP गैस इन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेटिंग्स। अब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्मॉल स्केल के भी ऊपर हो सकती हैं, लार्ज स्केल के ऊपर भी हो सकती हैं, बट सेफ्टीज आपने NFPA 58 ही के मुताबिक इनकी करनी है। और फिर आता है जी हीटिंग अप्लायंसेस। अब हीटिंग अप्लायंसेस में खसूसी तौर पर द इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ स्टेशनरी लिक्विड फ्यूल बर्निंग अप्लायंस। अब यहाँ पर दो चीजें आएंगी, एक होगा स्टेशनरी लिक्विड फ्यूल्स और दूसरा होगा पोर्टेबल लिक्विड फ्यूल बर्निंग इक्विपमेंट। हॉट वाटर एंड वार्म एयर हीटिंग अप्लायंसेस भी इसके अंदर आएंगे। डोमेस्टिक टाइप रेंज बर्नर भी होंगे और स्पेस हीटर्स भी होंगे। स्पेस हीटर पे किसी भी जगह को रख के उसको गर्म करने के लिए, जगह को स्पेशली सर्दियों में या कोल्ड स्पेसिस के अंदर। एंड पोर्टेबल लिक्विड फ्यूल बर्नर्स burning equipment shall be in accordance with the NFPA 31 or any approved code or standard। तो जितने भी लिक्विड फ्यूल बर्निंग के हमारे पास सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, बायो डीजल है, NFPA 31 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल बर्निंग इक्विपमेंट है। डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग ऑयल बर्निंग अप्लायंसेस, बॉयलर, फर्नेसेस, हीटर्स एक्सेट्रा and fuel supply systems in residential, commercial और industrial sites। ये जो NFPA 31 है उसका स्कोप है, इट कवर्स स्टेशनरी एंड पोर्टेबल लिक्विड फ्यूल बर्निंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग केरोसिन, डीजल एंड नंबर 2 और नंबर 4 फ्यूल ऑयल सिस्टम्स। और नंबर 2 और नंबर 4 फ्यूल जो है इनको खुसूसी तौर पर आपने सीखना है, समझना है, लर्न करने के ये कौन से फ्यूल्स हैं। और फ्यूल स्टोरेज इनकी है सेट्स standard for tanks installation underground or indoor sporting functions and leak testing। installation requirements इसकी जी installation of burners, oil fired units, chimney and electric wiring for control। ये NFPA 31 जो है उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी जो कि इस हीटिंग अप्लायंसेस बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के चैप्टर 7 के अंदर आ रही हैं। देन पाइपिंग, फिटिंग, मटेरियल्स, इसमें कास्ट आयरन का नहीं होगा, इसके अलावा की बात हो रही है। एंड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट कोरोजन, वाइब्रेशन एंड डैमेज। टाइप एंड ग्रेड ऑफ लिक्विड फ्यूल, टाइप एंड ग्रेड ऑफ लिक्विड फ्यूल, ये बात याद रखनी है। इन लिक्विड बर्निंग अप्लायंसेस shall be that liquid fuel for which the appliance is listed। अब जिस अप्लायंस के लिए जो लिक्विड फ्यूल बताया गया है वही होना चाहिए और लिस्टेड एंड अप्रूव्ड आर दी स्टिपुलेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर, या फिर मैन्युफैक्चरर ने 2 3 4 ऑप्शंस दे दी हो, वो आप उनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। या क्रैंक ऑयल और यूज्ड ऑयल शैल नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल, ये बात ध्यान में रखनी है, ये आपने इस्तेमाल कभी नहीं करना, इससे कई तरह के इश्यूज आ सकते हैं। Kerosene burners and oil stove shall be equipped with a primary safety control furnished as an integral part of the appliance। जो प्राइमरी सेफ्टी कंट्रोल है वो उसका बिल्कुल अनमिट उसका हिस्सा होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट उसका होना चाहिए by the manufacturer to stop the flow of oil, to stop the flow of oil in the event of फ्लेम फेलियर। जब फ्लेम फेलियर हो जाए तो फिर वो वहां पर ऑयल ना थ्रो कर रहा हो, ऑयल की उसकी जो एक जेट है वो ना जा रहा हो, या जो स्प्रे है वो ना जा रहा हो, तो
तो इस चीज को रोकने के लिए टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑयल ये सेफ्टी होनी चाहिए। फॉलोइंग गाइडलाइन शैल अप्लाई। अब ये कौन कौन सी है? नंबर 1, प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन, कि जहां पर आपने ऑयल बर्निंग का सिस्टम बनाया हुआ है वहां पर वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो दूसरी चीज कि डोंट प्लेस एट कारपेटिंग, जहां पर आप रग के ऊपर, कारपेट के ऊपर और कालीन के ऊपर रख के इस्तेमाल ना करें। देन कीप 3 फीट अवे फ्रॉम द कंबस्टिबल फर्निशिंग और ड्रॉपर्स। ये आपके जो पर्दे हैं या जो आपकी कंबस्टिबल साजो सामान है वहां से ये 3 फीट के फासले पे होना चाहिए, ताकि अगर रेडिएशन भी हो तो वो उसको इग्निशन टेम्परेचर अचीव करा के फायर में कन्वर्ट न कर रही हो। ओनली यूज अप्रूव्ड टाइप K1 वाटर क्लियर केरोसिन। तो अच्छी क्वालिटी का जो है और मुस्तनद क्वालिटी का जो K1 वाटर क्लियर केरोसिन है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी भी तरह का आम खराब शुदा जो प्रॉपर रिफाइन ना हुआ हो। अलो टू कूल बिफोर रिफ्यूलिंग। जिस भी स्टोव को या जिस भी बर्नर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उसको रिफ्यूल करेंगे तो उस वक्त आप उसको पहले कूल होने दें, ठंडा होने के बाद आप तेल दोबारा उसके अंदर डालें, रिफिलिंग करें। ठीक है जी। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक और गैस हीटर्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो देन हीटर्स shall be designed and located so that they cannot easily overturned। जो हीटर्स होंगे, जो आपके इलेक्ट्रिक पोर्टेबल हीटर्स होंगे, वो ऐसे ना आप रखें कि वो गिर जाएं और गिरने के बाद आगे किसी चीज के साथ लग के आग लगाने का जरिया बन रहे हों। देन कम्स जी वेंट्स। वेंट्स क्या काम करते हैं? ऑल चिमनीज, स्मोक स्टैक्स or similar devices for conveying smoke or hot gases to the outer air, and the stoves, furnaces, incinerators, boilers or any other heat producing devices or appliances shall be installed and maintained। तो चिमनी जरूर होनी चाहिए ऊपर, और इसके जरिए से जो स्मोक है, जो हॉट गैसेस हैं, वो ताकि निकल जाएं और बिल्डिंग आपकी कूल रहे और सेफ रहे, वहां पर आग न लगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।